नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। कैसे हैं आप सब। देश जहां एक ओर कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं पर विपक्षी पार्टियां राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं। अभी कल ही विपक्षी पार्टियों ने मिलकर प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है कोरोना के विषय में। और इन विपक्षी पार्टियों में कौन कौन है आप एक बार देख लीजिए हल्का हल्का। ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव। ये लोगों ने प्रधानमंत्री को मिलकर एक चिट्ठी लिखी है जिसमें इन्होंने 9 मांगें की हैं कि वो मांगें पूरी होनी चाहिए, वो प्रधानमंत्री को करना चाहिए, जिससे कि कोरोना महामारी में लड़ने में सहायता होगी। लेकिन आपको यह बात समझना होगा कि ये जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, ये कोरोना महामारी के लिए करती, उससे लड़ने के लिए, सरकार का सहयोग करने के लिए करती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन यदि आप इसके थ्रू जाएंगे, जो इनकी मांगें हैं और जो इसके पीछे उद्देश्य है उसको समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे विशुद्ध राजनीति है। ये चिट्ठी के बारे में एक बार और बता दें कि इसमें मायावती नहीं है और अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल नहीं हैं। तो जो 9 मांगें हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि 9 मांगें क्या हैं और कैसी मांगें हैं, किसमें क्या समस्या है, कौन सी राजनीतिक मांग है, कौन सी नॉर्मल है, उसके बारे में समझते हैं। तो 9 मांगों में पहली मांग है कि जहाँ से भी संभव हो वैक्सीन खरीदी जाए। सही मांग है, होना भी चाहिए, सरकार कर भी रही है, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। विदेशों से भी जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उसको भी सरकार अब अनुमति देना शुरू कर दी है। दूसरी मांग है पूरे देश में निःशुल्क वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाए। तो यह भी हो रहा है, निःशुल्क वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कुछ पैसा केंद्रीय सरकार दे रही है और कई जगह पे राज्य सरकार दे रही है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीनेशन है सभी के लिए फ्री हो रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो कई सारी राज्य सरकारें निःशुल्क ही चला रही हैं, क्योंकि आधा पैसा केंद्र वहन करता है, कुछ राज्य वहन करते हैं, तो सब थोड़ा थोड़ा वहन कर रहे हैं। तो ये भी ऑलरेडी हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। चिट्ठी लिखने का इसमें कोई मतलब नहीं था। तीसरा है जो भी वैक्सीन उत्पादन करना चाहता हो उसको कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाए। तो ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि जो भी वैक्सीन का उत्पादन करना चाहता हो, क्योंकि इसमें टेक्निकल ये आ जाता है कि वैक्सीन का उत्पादन करना चाहता हो लेकिन कल को उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ समस्या आ जाए, लोग मरने लगे वैक्सीन से, तो उसके जिम्मेदारी फिर आप नरेंद्र मोदी पे चढ़ जाएंगे कि आपने क्यों उसके लिए वैक्सीनेशन के लिए सबको इसमें लिखा है। क्योंकि कंपलसरी लाइसेंस दिया जाए, जो भी उत्पादन की इच्छा व्यक्त करता है कंपलसरी। ये तो सरकार का काम है ना, सरकार देखेगी कि कौन सही उत्पादन कर सकता है, जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं जो चाहिए वो है कि नहीं है। क्योंकि इसमें कई सारी टेक्निकल चीज़ें हैं कि फार्मूला उसके पास वैक्सीन का है कि नहीं है, क्योंकि ये भी चल रहा है कि फार्मूला जो है वैक्सीन का वो शेयर किया जाए। तो ये भी बात है कि जैसे भारत में 2 वैक्सीन अभी चल रही हैं, एक कोविशील्ड चल रही है, एक कोवैक्सीन चल रही है। तो कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है उसका फार्मूला केवल उसके पास नहीं है, जो ब्रिटेन में है एस्ट्राजेनेका, उसके पास भी कुछ फार्मूला है, दोनों के पास शेयर्ड है। तो वो सब टेक्निकल इश्यूज़ हैं, वो सरकार उसको अच्छे से समझती है कि किसको लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना है। तो ये सरकार का काम है, इसको सरकार पे छोड़ दिया जाना चाहिए। ये कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाए ये ठीक नहीं है। चौथा, टीके के लिए 35,000 करोड़ बजट का आवंटन हो। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। ये अभी कुछ दिन पहले ही मार्च में प्रशांत भूषण, जो कि अपने आप को मतलब अधिवक्ता कहते हैं, उनका एक ट्वीट आया था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 35,000 करोड़ हमारा पैसा को, पब्लिक मनी को वैक्सीन देने वाली कंपनियों पे खर्च कर रही है। क्यों खर्च कर रही है? क्योंकि जो कोरोना है वो तो खुद ही अपनी मौत मर रहा है, कोरोना तो अपने आप ख़त्म होते जा रहा है। तो क्यों हमारे 35,000 करोड़ उन पे खर्च कर रही है वैक्सीन कंपनियों पे? ये प्रशांत भूषण का ट्वीट है। तो जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने इसके लिए आवंटन वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ ऑलरेडी कर दिया है। ये कई न्यूज़ में भी था। तो ये भी जो ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए क्या पत्र लिखना सरकार को, तो ये भी वैसा ही पॉइंट है। और भारत का यदि आप स्वास्थ्य का बजट देखते हैं, जो बजट आया था तो उसमें स्वास्थ्य के लिए 3 लाख करोड़ बजट का आवंटन स्वास्थ्य के लिए किया गया था। तो चूंकि अब कोरोना महामारी फैली है तो 3 लाख करोड़ कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो खर्च होंगे।
तो आप समझिए अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं, जितनी भी पत्र में जितनी भी बातें कही गई हैं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सरकार नहीं कर रही है या जो सरकार नहीं करना चाहती है, वो सभी सरकार कर रही है। और जो सरकार के क्षेत्र में आता है वो आप लोग बता रहे हैं कि जो सरकार का ही काम है, वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा, अब इनका आता है राजनीतिक जो मोटो है, जो राजनीतिक यहाँ पे जो राजनीति ये लोग सेकने आए हैं वो है। पांचवा है सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम रोका जाए। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम क्या है? जहाँ से भारत की सरकार चलती है, जहाँ पे संसद है, प्रधानमंत्री का निवास है, प्रधानमंत्री का ऑफिस है, राष्ट्रपति का निवास है, वाइस प्रेसिडेंट है, और ये जो विभिन्न मंत्रालय हैं, जो 51 मंत्रालय हैं, उनके सचिवालय हैं, ये तो अभी क्या हो रहा है, सेंट्रल विस्टा के तहत इन सबको रीडिज़ाइन किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक क्या था कि जैसे 51 मंत्रालय हैं, 51 मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसमें से जो 22 मंत्रालय हैं उनका जो मिनिस्ट्री है, उनका जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, वो एक जगह था। बाकी के जो मंत्रालय हैं वो दिल्ली में जगह जगह इधर तितर फैले हुए थे, वो एक जगह नहीं थे। तो अभी ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ये एक जगह हो जाएंगे। दूसरा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में एक पार्लियामेंट बनेगी, नई संसद बनेगी। अभी संसद क्या है, 93 साल पुरानी है, उसमें कई सारी समस्याएं हैं, बहुत पुरानी हो गई है, जर्जर हो गई है। तो अभी नई पार्लियामेंट बनेगी, क्योंकि 2026 में पार्लियामेंट की जो क्षमता है वो भी बढ़ानी है। तो अभी तक क्या है, पार्लियामेंट में जो संसद है, लोकसभा है, उसमें 545 सीटें हैं, राज्यसभा में 245 सीटें हैं। लेकिन समय आने के बाद इसको बढ़ाना पड़ेगा, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तो ये बढ़ाना पड़ेगा। तो जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगा उसमें लोकसभा में लगभग 900 सीटें होंगी और राज्यसभा में लगभग 400 सीटें होंगी। तो जब हम लोग बंगाल में घूम रहे थे तो एक पत्रकार से हम लोग मिले थे, तो यह भी बता रहे थे कि 2024 में जो नरेंद्र मोदी हैं वो क्या करेंगे, कैसे चुनाव जीतेंगे, कुछ नया तो उनको करना पड़ेगा ना। तो 2024 में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पर अटैक होगा, उस पर कब्जा होगा, वो उसका पार्ट भारत का ही अंग बन जाएगा। तो यदि ऐसा होता भी है तो उसके लिए भी तो भाई मतलब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके लोग भी आएंगे, तो वहाँ से भी कुछ सांसद और राज्यसभा के लोग आएंगे, तो अधिक संख्या चाहिए ना, तो उसके लिए भी अधिक संख्या चाहिए। चलिए ये तो जब होगा तब होगा, उसकी बात है। लेकिन वैसे भी 93 साल पुराना जो संसद है उसको नया बनाया जा रहा है। ये क्या होगा, जो नया बनेगा बिल्कुल सीमलेस होगा, डिजिटल इंटरफेस होगा। जो पेपर से काम होते थे, काफ़ी पेपर वर्क होता था, वो सब बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, सीमलेस काम होगा। और राज्यसभा लोकसभा की यदि ज्वाइंट बैठक होती है तो उसके लिए एक अलग से 1300 सीटों का वो अलग से उसमें हॉल बनेगा। और क्या क्या इसमें होगा कि सभी जितने भी सांसद हैं सबके लिए अलग अलग ऑफिस इस बिल्डिंग में, इस संसद में होगी। फिर एक ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा, संविधान के लिए एक हॉल होगा जहाँ पे जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हेरिटेज है, जो यादें हैं, उसको दिखाया जाएगा। फिर जो हमारे संविधान का ओरिजिनल कॉपी है, मूलभूत कॉपी है, उसको इसमें दिखाया जाएगा। मूलभूत कॉपी में क्या है कि जो शुरुआत के पेजेस हैं उसमें रामायण के चित्र हैं, राम जी को किस तरह से वो अपना राज्य चलाते थे, तो वो सब हमारी पौराणिक नहीं बोले, जो हमारे इतिहास है उसके चित्र हैं। तो ये जो लोग सेकुलर खेलते हैं कि राम जो है स्कूलों में जो असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये मृत्यु माँ अमृतम गमय, ये सांप्रदायिक है, ये वेदों से लिया गया है, हिंदुओं को बढ़ावा दे रहा है। और फिर जो बोलते हैं कि जय श्री राम सांप्रदायिक है, उनके मुँह पे ये करारा एक तमाचा होगा, क्योंकि हमारे संविधान में श्री राम जी का, उनके राज्य का सबका वर्णन है, उनसे प्रेरणा लेके संविधान बनाया गया है। तो फिर ये जो ओवैसी जैसे लोग हैं और जो कांग्रेस के जो लोग हैं जो सेकुलर खेलते हैं, तो ये उनको चुभने वाला है। तो इसीलिए राहुल गांधी तो इसका लगातार विरोध करें। जो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट बन रहा है, राहुल गांधी मतलब और कुछ विरोध करे ना करे, कुछ भी करे ना करे, इसका विरोध कर रहे हैं। उनको इससे कुछ ज़्यादा ही समस्या है। अभी हम थोड़ा और बात कर लेते हैं कि इसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में और क्या क्या है, फिर राहुल गांधी पे भी आएंगे। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में पहला तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, आपको बता दिया कैसा कैसा होगा। दूसरा है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में क्या है कि पार्क है, ग्रीनरी है, जो हरियाली है, ब्रिजेस है, पेड़ ओड़ लगाना है, फुटपाथ बनाना है, तो ये सब करना है।
तो ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में होगा। इसके लिए 300 दिन का समय दिया गया है। जनवरी 2021 में इसका जो काम है, कॉन्ट्रैक्ट है, सपूरजी पलोनजी कंपनी को दे दिया गया है और 300 दिन के अंदर ये इसको पूरा करके देंगे और 5 साल तक, पूरा करने के बाद 5 साल तक उसको मेंटेन करेंगे। और ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो संसद की बिल्डिंग जो बन रही है नई, ये भी जनवरी 2021 से बनना चालू हो गई है और इसको बनने का जो डेडलाइन है वो 2024 तक है। 2024 तक ये बन के पूरा हो जाएगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है टाटा को, ठीक है। तो अब आते हैं, और तीसरा इसमें क्या है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया कि 51 मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो सभी को एक जगह कर दिया जाएगा। अभी क्या होता है, एक कहीं और है, दूसरा कहीं और है, तो सेंट्रल एक ही जगह होगा तो कितना अच्छा फंक्शन करने के लिए सरकार को, कि होम मिनिस्ट्री का भी वहीं पे है, विज्ञान साइंस मिनिस्ट्री का भी वहीं पे है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन भी वहीं पे है, कृषि मंत्रालय का भी जो सचिवालय है वहीं पे है। तो सभी लोग एक जगह होंगे तो समय बचेगा। और कोई भी चीज़ को तेज़ गति से करने के लिए, अच्छे गति से करने के लिए समय का बचाना बहुत ही आवश्यक है। तो ये हो जाएगा कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये काम है। चौथा काम है सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर बनेगा, कि कॉन्फ्रेंस करना है तो ये उसके लिए होगा। पांचवा है ऑफिस एंड रेसिडेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का ऑफिस और घर, उपराष्ट्रपति का ऑफिस और घर एक जगह बनेगा। अभी क्या होता है कि प्रधानमंत्री का निवास कहीं है, उनका ऑफिस पीएमओ कहीं और है, तो उनको जाना पड़ता है। अपना नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं समय बचाने के लिए, तो यदि उनके घर से निकलते ही ऑफिस है तो काम ज़्यादा अच्छा पाएंगे। यदि अभी क्या है 4-5 किलोमीटर दूरी है उनके घर और ऑफिस में, तो 4-5 किलोमीटर में मान लीजिए आपको 20 मिनट भी लग गया, 15 मिनट भी लग गया, तो वो भी क्यों लगाना, फिर आते समय 15 मिनट लगना, है ना। वॉकिंग डिस्टेंस होना चाहिए कि तुरंत जाओ तुरंत काम करके आओ, तो ये समय बचता है, तो ये अच्छा रहता है। सभी कुछ पास में हो तो ये अच्छा है। तो ये तो हो गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब इसका विरोध कांग्रेस करी और अभी से नहीं करी। अभी ये लोग बहाना दे रहे हैं कि अभी कोरोना महामारी है, इसके लिए रोक दिया जाए, उसके बाद आप इसको कर लीजिएगा, अभी तक तो रोको। लेकिन ऐसा है नहीं, ये बहुत पहले से, ये फरवरी मार्च 2020 से ही इसको रुकवाने में लगे हैं। कई सारी एनजीओ के माध्यम से और इनके जो इकोसिस्टम है उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, लगे हुए थे। फिर जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था ये पार्लियामेंट बिल्डिंग को, कि आप शुरू कीजिए, ठीक है कर सकते हैं, क्योंकि सरकार भी कोर्ट में गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सरकार के पक्ष में आया और मेजोरिटी से 3 जज थे, 2 लोगों ने सरकार के पक्ष में बोला। तो ये चल रहा है। और उसके बाद क्या दिया जा रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को क्यों रोकें, क्योंकि उसका जो पैसा है ऑक्सीजन खरीदने में लगाए, वैक्सीन खरीदने में लगाए। सरकार ने कभी ये तो नहीं बोला ना कि हमको वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे की कमी है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, उत्पादन जो है, उत्पादन उस स्तर का नहीं है, उत्पादन उतना नहीं है, उसको सरकार बढ़ा रही है। अब सरकार ने कई सारी चीज़ें कर रही है और उस कहा भी है कि ये जून तक हर महीने 10 करोड़ 12 करोड़ इस तरह से प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो पैसे की कमी नहीं है। ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसमें 20,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं और सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ ऑलरेडी दे रखा है। फिर हेल्थ बजट ऑलरेडी है। और ये जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें हमने 5 चीज़ें बताई कि क्या क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में, कि पार्लियामेंट है, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, प्रधानमंत्री का घर और ऑफिस है, ये सब है। तो उसमें अभी केवल अभी केवल 2 चीज़ों पे काम चल रहा है। एक जो संसद है, पार्लियामेंट है, उस पे काम चल रहा है जिसका बजट है 1000 करोड़ का, जो टाटा उस पे काम कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, इस पे काम चल रहा है, इसका बजट है लगभग 500 करोड़ का। तो लगभग 1500 करोड़ पे काम चल रहा है। लेकिन इनको इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि इसको रोक दिया जाए। क्यों रोक दिया जाए? ऐसे तो पूरे भारत में आप कहेंगे कि सभी चीज़ों को रोक दिया जाए, भारत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। वहाँ पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं पे मेट्रो का काम चल रहा है, फिर कहीं पे सामान को ले आना ले जाना, काफ़ी कुछ चल रहा है। सब कुछ चीज़ रोक के तो नहीं रख सकते ना। भारत में वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस है, सभी लोग बैठे हुए हैं, काम नहीं है। तो सभी लोग यदि बैठ जाएंगे तो इकोनॉमी कैसे होगी, पैसा कहाँ से आएगा? अब ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है तो कुछ लोग उसमें काम ही तो कर रहे हैं और वो कोविड नियमों का पालन करके ही कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एमएलओ के लिए, जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, उनके लिए गेस्ट हाउस बन रहा है। छत्तीसगढ़ में नया विधानसभा बन रहा था,
तो उसको अभी आज ही जो वहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने रोक दिया, क्योंकि उनको कुछ दिखाने के लिए तो होना चाहिए कि उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोको और आप विधानसभा बना रहे हैं, तो वो पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, अब अभी आते हैं और इनकी क्या मांगे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोका जाए। अगला मांग है कि हर बेरोजगार को, जो भी बेरोजगार है या जिसकी नौकरी चली गई है या जो पहले से बेरोजगार है, सबको 6-6 हज़ार रुपया महीना दिया जाए। अब ये बताइए आप कि सरकार जो है पैसा क्या गाड़ के रखी है? सरकार के पास पैसा क्या है? सब आप बोल रहे हो कि बंद कर दो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोक दो, लॉकडाउन लगाई है, तो लोग कुछ काम करेगा नहीं, कुछ क्रिया होगी नहीं, तो श्रम होगा नहीं, तो पैसा आएगा कैसे? पैसा कहाँ से आएगा? 6-6 हज़ार रुपया दे भी दे, मान लीजिए सबको 6-6 हज़ार रुपया देने दो, तो जो भी सरकार के पास बैलेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर सरकार क्या कटोरा लेके भीख मांगेगी? मान लीजिए सरकार के पास पैसा की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन श्रम भी होता है, कुछ काम भी होता है। जैसे जर्मनी में जब विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध से पहले जो हुआ था कि जर्मनी ने खूब नोट छाप दिया, खूब पैसा है सर जर्मनी के पास, खूब नोट छाप दिया। अब क्या है कि लोगों को क्या करना पड़ता था कि एक पाव रोटी भी खरीदना है, एक ब्रेड भी खरीदना है, तो ट्रक भर भर के, ट्रॉली भर भर के पैसा ले जाते थे, तो एक ब्रेड खरीद पाते थे। तो सरकार को आप यही चाहते हैं कि एकदम से दिवालिया हो जाए, सबको 6-6 हज़ार रुपया बांट दे, लॉकडाउन भी लगा दे, कुछ काम भी ना हो, लोग घरों में बैठे रहें और 6-6 हज़ार रुपया भी बांटे। कहाँ से होगा ये? कभी कभी तो लगता है कि एकदम षड्यंत्र ही चल रहा है कि सरकार को एकदम बर्बाद कर दो, सरकार को एकदम बर्बाद कर दो। और जो है, क्योंकि आपने देखा ही है कि चीन ने किस तरह से वायरस फैलाया, किसी से छिपा नहीं है। आप कोरोना वायरस इसको आप मत कहिए, इसको चीनी वायरस कहिए, इसको चीन ने फैलाया है। और जब अमेरिका में चुनाव था तो ट्रंप के विरुद्ध खूब वायरस फैला। ट्रंप के जाते ही, मतलब ट्रंप जैसे ही हटे, बाइडेन मुख्य राष्ट्रपति बना, तुरंत वहाँ से कोरोना वायरस ख़त्म। अब मोदी के विरोध में ये लोग कर रहे हैं। इनकी तो इच्छा है ना कि जैसे बस मोदी को हटा दिया जाए। अब मोदी हट जाएंगे तो ये कोरोना वायरस चीन से कह के राहुल गांधी, सोनिया गांधी बंद करवा देंगे, क्योंकि इनका तो MOU है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस पार्टी का चाइना के साथ। चोरी छिपे ये लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके आए थे कि सरकार को डिस्टेबलाइज करो, पहले किसान के रूप में खलिस्तान को उतारो, फिर हम कोरोना फैला देंगे, फिर हम उधर बॉर्डर से जो है, बॉर्डर पर हम अपने सैनिक भेज देंगे चीन, तो एकदम पगला जाएगा भारत। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले लो इस तरह से, है ना। तो ये लोग चाहते हैं। अभी जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नाना पटोले, कल उनका क्या ट्वीट आया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोविड के मैनेजमेंट के लिए केवल टास्क फोर्स ही ना बनाए, वो समानांतर सरकार भी बनाए, पैरेलल गवर्नमेंट भी बनाए। क्योंकि ये जो सरकार है ये कोरोना के जो महामारी है उसको रोकने में असफल रही है, और ऐसा करने के लिए संविधान में कोई व्यवस्था दी गई है। नाना पटोले इस तरह कह रहे हैं। तो नाना पटोले तो कह ही रहे हैं कि भाई सरकार को गिरा दो, एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दो, तो सुप्रीम कोर्ट ही फिर चुनाव लड़े। सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो लोग कह भी रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये लोग बोलते हैं कि दिल्ली को इतना ऑक्सीजन दो, इसको इतना ऑक्सीजन दो। भाई अन्य राज्य भी तो हैं, सबको बराबर मिलेगा, लेकिन ये तो अड़ गए थे कि नहीं, दिल्ली को 900 मीट्रिक टन दो ही दो। तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के सहारे थोड़ी ना चलेगा। जो सरकार को सब कुछ देखना पड़ता है उसके हिसाब से चलेगा कि आपको केवल दिल्ली का दिख रहा है। तो कई लोग ये अभी तंज कस रहे हैं कि अगले चुनाव में जो 2024 का चुनाव है उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने कैंडिडेट ना खड़ा कर दे। तो ये तो हालत है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की। तो नाना पटोले कह भी रहे हैं कि सरकार को समानांतर गवर्नमेंट बनाओ, क्योंकि सरकार विफल रही है, कांग्रेस को दे दो, शायद कांग्रेस अच्छे से संभाल ले। ये बोल देते हैं ना कि कांग्रेस को दे दो, मोदी की सरकार असफल रही है तो कांग्रेस की सरकार अच्छे से संभालेगी। लेकिन वो यह बताना भूल रहे हैं कि महाराष्ट्र में, पूरे देश में जो सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है कोरोना के मामले में, वो महाराष्ट्र सरकार है, और उसमें कांग्रेस एक बड़ी साझेदार है। कुछ समय तो ऐसा भी रहा कि जो कोरोना के केसेस आते थे तो ऐसा भी रहा कि महाराष्ट्र से अकेले 40-45%, 40 से 45% अकेले महाराष्ट्र का योगदान रहता था कोरोना केसेस में और कोरोना से हुई मृत्यु में। तो ये समझाएंगे ये नाना पटोले, महाराष्ट्र सरकार के जो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये बता रहे हैं कि सरकार विफल रही है। भैया अपना देखो, महाराष्ट्र में देखो ना तुम, 6-6 महीने हर महीने दो हैं। उसके बाद आइए अगला, ये लोग बोलते हैं कि ज़रूरतमंदों को फ्री में राशन उपलब्ध कराया जाए। तो ये तो कराया जा रहा है, केवल राशन नहीं, सिलेंडर तक दिया जा रहा है। सिलेंडर भी
फ्री दिया जा रहा है। फिर जो महिला जो जिनके जनधन खाते हैं उनमें हर महीने 500-500 रुपया डाला जा रहा है। ये तो हम लोग बंगाल चुनाव कवर कर रहे थे तो उसमें भी लोगों ने बताया, और यहाँ जो यूपी में थे तब भी लोगों ने बताया। तो ये तो हो ही रहा है, इसमें कौन सी नई बात है। तो मेन आप समझ रहे हैं, मेन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था इनका। दूसरा देखिए, पीएम केयर फंड से सारा पैसा निकाल कर ऑक्सीजन, वैक्सीन और मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा जाए। तो भाई पैसे की कमी नहीं है, सरकार पहले बोल चुकी कि पैसा की कमी नहीं है। वैक्सीन जो बन नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन के प्लांट तो जगह जगह लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन के प्लांट जगह जगह लगाए जा रहे हैं, तो पैसे की कमी नहीं है। वो सरकार ना डिसाइड करेगी कितना पैसा पीएम केयर फंड से लगाना है, कितना नहीं लगाना है, वो सरकार के ऊपर आप छोड़ दीजिए, ये कौन सी मांग हुई। अगला, कृषि कानून वापस लिया जाए। आप बताइए इसका कोरोना से क्या संबंध है? कृषि कानून वापस लिया जाए, आपको इतनी चिंता है। ये जो कृषि कानून है, जो किसान आंदोलन कर रहे थे, इसमें कई सारे नेता मार्च में कह रहे थे कि मैं कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, हमको कोरोना नहीं होगा, हम लोग खेतों में काम करते हैं, हम लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे थे। प्रकाश सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट था। कोरोना की यदि आपको इतनी चिंता है तो आप देखिए कोरोना के टाइम इन लोगों ने क्या क्या कहा था। पहले हम थोड़ा सा जो ये चिंता दिखा रहे हैं कोरोना के मामले में, उसको थोड़ा एक बार देख लें। बड़े बड़े जो प्रमुख लोग हैं उन्होंने क्या कहा था। जनवरी में अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं तो भाई वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, और वो भी तब जबकि बीजेपी ये वैक्सीन लगवा रही है, भाजपा वाले वैक्सीन लगवा रहे हैं, मैं नहीं लगवाऊंगा, हमारी जब सरकार बनेगी तो सबको फ्री में वैक्सीन लगेगी। इस तरह से अखिलेश यादव ने बोला था। तो मतलब इस तरह का भ्रम फैला रहे थे जनवरी में। फिर जो न्यूज़ 24 में एक संदीप चौधरी हैं, उन्होंने भी बोला कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि भारत सरकार ने जो है कोवैक्सीन को ट्रायल हो रहा था, थर्ड ट्रायल हो रहा था, और उसी बीच इन्होंने मंजूरी दे दी थी कि लगा सकते हैं। क्योंकि सरकार के जो सरकार ने नहीं, ये जो अपना आपका ये है जिसको बोलते हैं कि DGCA कुछ है, DCGA करके है, जो कंट्रोलर होता है ड्रग्स वगैरह का, तो उन्होंने बोला भी था कि हमको यदि थोड़ा भी संशय होता है, कहीं भी थोड़ी भी समस्या होती है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, थोड़ी भी यदि हमको समस्या, कोई भी संदेह होता है तो हम अनुमति नहीं देते। तो आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तो संदीप चौधरी ने बोला कि मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि अभी तो ट्रायल में है। तो ये क्या पागल थे? ये जो DCGA वाले हैं, ये क्या पागल है? इन लोगों ने जब अनुमति दी, जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो ये इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों अनुमति दे रहे हैं। तो ये लोग पूरी तरह से भ्रम फैला रहे थे, केवल मतलब एक पूरा माहौल बना दिया गया था। हम लोग पश्चिम बंगाल में थे, हम आपको बताएं, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो उस समय जो हेल्थ वर्कर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेस हैं, उनको वैक्सीन लग रही थी। तो उन लोगों को बोला जा रहा था, मतलब ये न्यूज़ आती थी कि 50% 60% ही लग पाता था, बाकी वैक्सीन मतलब वेस्टेज होती थी। तो ये इस तरह का माहौल जनवरी फरवरी में बनाया गया था। आप सारा दोष प्रधानमंत्री पे मर दे रहे हो कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वैक्सीन नहीं है। पहले ऑक्सीजन की कमी हुई तो अब ऑक्सीजन पूरा हो गया, अब वैक्सीन भी हो रही है ना, पैनिक क्यों फैलाते हैं? तो फिर मनीष तिवारी भी बोल रहे थे कि अभी तो ट्रायल में है, हम नहीं लगवाएंगे। समझ रहे हैं आप? फिर राजीव बजाज NDTV पे बुलाए गए थे, उन्होंने बोला कि जिसको थोड़ा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है वो लोग वैक्सीन ना लगवाएं। बताइए, राजीव बजाज जो बजाज बनाते हैं, जो भी मोटरसाइकिल या स्कूटर बनाते हैं, वो हेल्थ एक्सपर्ट हो गए। NDTV उनको बुला के स्टेज दे रहा है और ज्ञान दे रहे हैं कि जिसको हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है ना लगवाएं। शशि थरूर बोल रहे थे कि ये अभी नहीं लगवाऊंगा क्योंकि ट्रायल स्टेज में है। जब DCGA ने अनुमति दे दी तब आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? तब तो फिर आप ही लोगों ने ना उसके कारण है जो कोरोना फैला है पूरे देश में। आप ही लोगों ने जब वैक्सीन लगा रही थी, लगने नहीं दी, तो कुछ विदेशों में एक्सपोर्ट की गई है। बाकी सबको उस समय वैक्सीन उपलब्ध थी, कोई जाता नहीं था वैक्सीन लेने। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TPS सिंह दियो, ये भी यही बोल रहे थे कि स्टेज में है। भूपेश सिंह बघेल जो वहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, ये भी इस तरह का भ्रम फैला रहे थे। द प्रिंट एक न्यूज़पेपर या वेबसाइट है, वो लगातार आर्टिकल लिख रहा था। तो ये पूरा भ्रम का स्थिति, पूरा जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का, ये लोग फैला रहे थे कि इस तरह से कोरोना की वैक्सीन मत लगवाओ। अब जब लोगों ने नहीं लगवाई, अब क्या है कि कई सारे जो 45 साल से ऊपर है, 60 साल के ऊपर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी नहीं लगा सेकेंड डोज। इसी भ्रम में तो रह गए। मोदी को लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। तो मुझे याद है जब बंगाल चुनाव में हम थे तो ममता पूरा चुनाव में व्यस्त थी, सारे विधायक उनके चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन फिर भी कोरोना
कोरोना की जो वैक्सीन है बंगाल में पहुंच रही थी, काम हो रहा था, लेकिन आप लोग जो भ्रम फैला रहे थे, जो आज गाली दे रहे हैं, जो आज पत्र लिख रहे हैं, आप लोगों की गलती है। टीएमसी बंगाल में तो लूट हो जाती थी, जो कुछ वहाँ के एमएलए ठीक थे वैक्सीन को लेके, वो कुछ ठीक थे, वो अपने लिए पहले लूट करके अपने पहले वैक्सीन लगवा लेते थे, तो उनके एमएलए कुछ ठीक थे। ममता बनर्जी तो मीटिंग होती थी कोरोना को लेके, जाती नहीं थी, रैलियों में व्यस्त थी। तो मोदी जी तो मतलब रैली भी कर रहे हैं, वैक्सीन का भी चल रहा है, सब कुछ उनका, ऐसा नहीं कि रैली करना है वैक्सीन नहीं देखना है। उसी तरह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसको टाटा और ये लोग कर रहे हैं। आप ये बता दें, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसका डिज़ाइन कौन कर रहा है? इसका डिज़ाइन करे बिमल पटेल, ये HCP डिज़ाइन के चेयरमैन हैं बिमल पटेल, ये गुजरात के हैं। जो साबरमती रिवर फ्रंट है, जो साबरमती पहले एक बहुत गंदा सा नदी हुआ करती थी, उसके चारों तरफ झुग्गी झोपड़ियाँ और पूरी गंदगी हुआ करती थी। साबरमती रिवर फ्रंट को इतना अच्छा डेवलप किया कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को वहाँ पे ले गए थे। मतलब इतना अच्छा वो बन गया है कि काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है और कई सारी चीज़ें होती हैं। लोग इसका भी विरोध कर रहे थे, जिस तरह से अभी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का विरोध कर रहे हैं। विरोध का एक कारण यह भी लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, अंग्रेज़ों की यादें हैं, वो सब मिट जाएंगी, बिल्डिंगें आप गिरा देंगे। तो उसके लिए बता दें कि जो पुरानी बिल्डिंग है, जो पुरानी संसद है, उसको नहीं गिराया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को नहीं गिराया जाएगा। हाँ, कुछ बिल्डिंगें गिरेंगी, जैसे कृषि भवन है, विज्ञान भवन है, ये लोग को गिराया जाएगा। तो क्या मतलब अंग्रेज़ों की जो पहचान है, जो गुलामी की पहचान है, वो रहनी चाहिए क्या? और उसको सबको गिराया नहीं जा रहा है। कुछ कॉमन सेंस भी होता है, जो काम आप 4 घंटे में करें, 5 घंटे में करें, सब एक जगह हो जाए, अच्छे से हो जाए, ज़्यादा बेटर है ना। लेकिन अब उसका लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, फिर कहते हैं कृषि कानून वापस लिया जाए। कृषि कानून, आप जो कांग्रेस का समर्थन से तो ये जो तथाकथित किसान है या बिचौलिए हैं, ये विरोध कर रहे हैं, तो आप इनको समझा दीजिए कि भैया अभी कोरोना फैला है, अभी मत करो। लेकिन इनको तो अभी टेंट लगाना है। और किसान आंदोलन में हो क्या रहा है आप सभी जानते हैं। बंगाल से एक लड़की गई थी, उसका गैंग रेप हो गया था। योगेंद्र यादव को बताया गया, उन्होंने कुछ किया नहीं, फिर बेचारी लड़की मर गई। कोरोना भी हुआ, गैंग रेप हुआ, तड़प के पीड़ित जो भी है मर गई कोरोना से। उसको छिपाया गया, बताया नहीं गया। तो आपने कोरोना का अड्डा और गैंग रेप का और अयासी का अड्डा बना रहा है किसान आंदोलन को। आप उनको समझा दीजिए ना कि भैया बाद में कर लेना। अभी तो अडानी अंबानी आपकी ज़मीनें लेने नहीं जा रहे हैं। जो भी नियम कानून है तो वो तो पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख के तो साइन करेंगे, अभी तो वो है नहीं। तो बैठ जाओ कुछ दिन शांति से, कोरोना ख़त्म होने दो। लेकिन अब ये जो 9 की 9 मांगे हैं, आप समझ जाइए पूरा का पूरा, इससे समझ में आ रहा है कि किस तरह से राजनीति विपक्ष इस पर कर रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी या जो पूरा कांग्रेस फैमिली है या अखिलेश यादव की फैमिली, इन्होंने कुछ भी किया कोरोना को लेकर, ग्राउंड पे कुछ भी किया। राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवा के एक फ़ोटो ही डाल देते कि मैंने वैक्सीन लगवा ली। अब जितने मेरे समर्थक हैं जहाँ पे वो लोग वैक्सीन लगवा लो। अखिलेश यादव एक वैक्सीन लगवा के अपना फ़ोटो डाल देते। तो इतना डालने से कितना अधिक लोगों पे प्रभाव पड़ता है, लोगों को भलाई हो जाती है। लेकिन ये लोग चाहते नहीं हैं। ये लोग चाहते हैं कि क्योस फैल जाए, एक ऐसी स्थिति हो जाए, भगदड़ मच जाए, 6,000 रुपया भी बांट दो, सारे प्रोजेक्ट रोक दो, मेट्रो का काम रोक दो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोक दो, सब कुछ रोक दो, बस देश में भगदड़ बचा दो और मोदी से इस्तीफ़ा ले लो, मोदी को चारों तरफ से घेर लो। ये लोग यही चाहते हैं। तो आप समझ जाइए कि किस तरह से ये लोग आपदा में भी अवसर खोज रहे हैं, गिद्ध वाली राजनीति कर रहे हैं। बाकी फिर मिलेंगे आपसे। आप लोग देखते रहिए प्यारा भारत और सुरक्षित रहिए, काम भी करते रहिए और कोरोना के नियमों का पालन कीजिए और अच्छे से रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।